बाल विद्या निकेतन मसौरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 7वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, हम लोग मधुलिका पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ जिसका शीर्षक है 3 पाउंड का कर मतलब टैक्स, उसी की चर्चा कर रहे थे। उसी पाठ का शेष अंश है। तो पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हिंदुस्तानी मज़दूरों को प्रलोभन दिया कि मजदूरी करने का बंधन 5 वर्ष तक रहेगा और उसके बाद स्वतंत्र रीति से नेटाल में बसने की छूट भी दी जाएगी। उन्हें भूमि का स्वामी बनने का पूर्ण अधिकार भी दिया गया था। उस समय गोरे चाहते थे कि हिंदुस्तानी मजदूर अपने 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात यानी बाद जमीन को जोतें और अपने परिश्रम का लाभ किसको दें? नेटाल को दें। यहीं तक कल चर्चा हुई थी। अब आगे देखते हैं। हिंदुस्तानी श्रमिकों ने परिश्रम से आशा से अधिक लाभ दिया। जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा लाभ उनको दिया गया। खूब साग सब्जियां बोई, भारत की अनेक उत्तम तरकारियां पैदा की। उन्होंने नेटाल में पहले से उगने वाली साग सब्जियों की कीमत कम कर दी। उन्होंने आम लाकर लगाए। इसके साथ ही उन लोगों ने व्यापार भी आरंभ कर दिया। अपना घर बनाने हेतु जमीन खरीदी। अब बहुत से मजदूर अच्छे जमींदार और मकान मालिक बन गए। मजदूरों ने से मकान मालिक बनने वालों के पीछे वहाँ स्वतंत्र व्यापारी भी आ गए। स्वर्गीय सेठ अबू बकर आमद नाम है, सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति थे। वहाँ आकर उन्होंने अपना व्यापार खूब जमा लिया था। यह सब देख गोरे व्यापारी आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। आरंभ में हिंदुस्तानी श्रमिकों का स्वागत करते समय उन्हें उनके कारोबार करने की शक्ति का कोई अनुमान नहीं था। गोरों को इस बात में कोई ऐतराज नहीं था। ऐतराज मतलब आपत्ति नहीं थी कि हिंदुस्तानी मजदूर किसान के रूप में स्वतंत्र रहें, पर व्यापार में वे उनकी प्रतिद्वंद्विता नहीं सह सकते थे। व्यापार में कंपटीशन उनको बर्दाश्त नहीं था। इस बात से वे हिंदुस्तानियों के विरोधी हो गए। इसी विरोध में दूसरी चीज और मिल गई।
हमारा अलग किस्म का रहन सहन, कम लाभ में भी संतुष्टि, लाभ कम हो फिर भी हम संतुष्ट हैं। संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट इज द फाइनेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो कम लाभ में भी संतुष्टि हमारी सादगी यानी सिंप्लिसिटी, कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो हमारी सादगी, घर आंगन की स्वच्छता के प्रति हमारी लापरवाही, आरोग्य के नियमों के पालन में आलस्य, हम कैसे निरोगी रहें, कोई रोग न हो, तो नियमों का पालन करें। और जहाँ आलस्य का आगमन हुआ, हम आलसी बने, सब चौपट हो जाए। हमारे अनेक तथा अलग अलग धर्म, वस्तुतः ये सभी बातें विरोध को भड़काने वाली थी, विरोध की आग में घी का काम करने वाली थी। इस विरोध का प्रगटीकरण मताधिकारों को छीनने और गिरमिटियों पर कर लगाने के कानून के रूप में सामने आया। कानून के बाहर भी उन्हें कई प्रकार से तंग किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में पहला सुझाव यह था कि गिरमिट पूर्ण होने के कुछ दिन पूर्व ही, यानी पहले ही, गिरमिट यानी गिरमिटिया मजदूर जो थे, कुछ दिन पूर्व ही हिंदुस्तानी मजदूरों को जबरदस्ती वापस भेजा जाए ताकि इनके इकरारनामे की अवधि हर्षिकार, अवधि दीर्घिकार युग्म शब्द है। तो हर्षिकार अवधि जो है, इसका मतलब समय, टाइम, और दीर्घिकार जो अवधि है उसका मतलब अवधि की भाषा, अवधि भाषा। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि भाषा में की, मान ली कि मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना अवधि भाषा में की। तो यह अवधि और अवधि का अंतर है। तो अवधि यानी समय हिंदुस्तान में पूरी हो, परंतु इस सुझाव को भारत सरकार स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। अब दूसरा सुझाव सुनिए, वो कैसा था। पहला, मजदूरी का इकरारनामा पूर्ण होते ही गिरमिटिया पुनः हिंदुस्तान लौट जाएं, अथवा यानी या दूसरा है, प्रत्येक दूसरे वर्ष नया गिरमिटिया लिखवाएं, वहाँ बॉन्ड लिखवाएं, और ऐसे में हर बार उनके वेतन को बढ़ाया जाए। वेतन वृद्धि होनी चाहिए। तीसरा है कि यदि वह वापस नहीं लौटता, मजदूरी का नया इकरारनामा भी नहीं लिखता, तो हर साल वह 25 पाउंड का कर दे, टैक्स के रूप में उसको 25 पाउंड जमा करने होंगे।
सर हेनरी बिन्स और मिस्टर मेसन का डिप्यूटेशन हिंदुस्तान इन सुझावों को स्वीकार करने हेतु भेजा गया। तो उन दिनों वायसराय थे लॉर्ड इल्विन, बहुत बड़ा पद होता है वायसराय का। तो लॉर्ड एल्विन वायसराय थे। उन्होंने 25 पाउंड का कर अस्वीकृत कर दिया, परंतु हर हिंदुस्तानी से 3 पाउंड का कर लेने की स्वीकृति दे दी। मुझे तब भी और आज भी लगता है कि यह वायसराय की बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने हिंदुस्तान के हित विस्मृत कर दिए। हिंदुस्तान की चिंता तो उन्हें थी, भुला गए। तो नेटाल के गोरों को ऐसी सुविधा देना ठीक नहीं था। तीन 4 वर्ष पश्चात यानी बाद यह कर गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी की पत्नी से और उसके हर 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुत्र और 13 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पुत्री से भी लेना तय किया गया। तो इस तरह पति पत्नी और 2 बच्चों वाले परिवार से, जिसमें पति को अधिकाधिक यानी कि सर्वाधिक सबसे अधिक 140 सीलिंग, ये मुद्रा है, जैसे हम लोग के यहाँ रुपया है, तो जैसे अमेरिका में डॉलर है, पाउंड है तो सीलिंग भी होता है। तो 140 सीलिंग प्रति मास मिलते हों 12 पाउंड अर्थात 180 रुपये कर लेना बहुत बड़ा अत्याचार ही कहा जाएगा। 12 पाउंड का मतलब 180 रुपये का कर लेना ये उचित नहीं है। संसार भर में ऐसे गरीब लोगों से इतना भारी कर यानी टैक्स नहीं लिया जाता था। इस कर का खूब विरोध हुआ, जमकर विरोध हुआ। यदि नेटाल इंडियन कांग्रेस चुप रहती तो शायद वायसराय 25 पाउंड भी मंजूर कर लेते। कांग्रेस के आंदोलन का ही परिणाम हो सकता है कि 25 पाउंड के बदले 3 पाउंड का कर तय हुआ। पर इस कल्पना में मेरी भूल भी हो सकती है। संभव है कि भारत सरकार ने 25 पाउंड के कर को शुरू में ही अस्वीकार कर दिया। और यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के विरोध न करने पर भी वह 3 पाउंड का कर ही मानती। बात कुछ भी हो, इसमें हिंदुस्तानियों का हित तो नहीं था। वायसराय को चाहिए था कि वे हिंदुस्तानियों के हित में ऐसा अमानवीय कर
मानव का विशेषण है मानवीय, और उसी का उल्टा हो गया अमानवीय, जो मनुष्य द्वारा उचित नहीं है, मनुष्योचित नहीं है, ऐसा अमानवीय कर स्वीकार ही न करते। अंततः यानी अंत में जीत तो सच्चाई की हुई, सत्यमेव जयते बोलते हैं। हिंदुस्तानियों की तपस्या में सत्य जीवंत हुआ, सत्य उभर कर सामने आया, और इसके लिए अगाध श्रद्धा, असीम अनलिमिटेड धैर्य, निरंतर यानी हमेशा कर्मठ रहने की जरूरत थी। यदि कौम पराजय स्वीकार कर लेती, कौम यानी जाति, तो यदि कौम पराजय यानी हार स्वीकार कर लेती, कांग्रेस संघर्ष न करती और उस कर को अनिवार्य मानकर उसे स्वीकार लेती, तो वह कर आज तक गिरमिटिया हिंदुस्तानियों से वसूल होता रहता है। और इसका कलंक किसको लगता है? जो स्थानीय हिंदुस्तानी थे, स्थानीय हिंदुस्तान पर इसका कलंक लगता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा जो है, सत्य के प्रयोग, उसी पर आधारित यह पाठांश है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यह जो पाठ है 3 पाउंड का कर, तो इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण, देश प्रेम, आत्मसम्मान और अन्याय के विरुद्ध जागृति, परोपकार, परिश्रम की महत्ता, जागरूकता, ये तमाम बिंदु हैं जिन पर विस्तार से चर्चा हुई। और यह जो अंश है वो गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, तो उसी का यहाँ अंश दिया गया था। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।